पर टेस्ट में करारी शिकस्त खाने के बाद अब पाकिस्तान का अगला टेस्ट जो है वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और ये दूसरा चैलेंज जो है पाकिस्तान के लिए यहाँ पर खड़ा हो चुका है। इसको जीतना आप समझ लें कि आसान भी और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। इस वीडियो में जो है वो जायज़ा लेंगे प्लेइंग 11 के हवाले से कि कौन सी जो है प्लेइंग 11 आपको मैदान में जो है वो उतरती हुई दिखाई दे सकती है। 26 दिसंबर को जो है वो दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाना है। और अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए वहाँ पर, तो पिछले मुकाबला पाकिस्तान का टेस्ट का कुछ बेहतर नहीं गुजरा। ना अब्दुल्ला शफीक ऊपर काम आया, ना इमाम उल हक। हालांकि इमाम उल हक ने पहली इनिंग के अंदर 62 रन जो है वो किए थे, लेकिन वो भी जो है वो किसी काम ना है। फिर दूसरी जब इनिंग लगी वहाँ जो है वो सिर्फ 2 रन ही इमाम उल हक कर पाए थे, जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं थे। और आगे भी अगर हम देखें तो इन फ्यूचर टेस्ट के अंदर पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो डाउन होता जा रहा है। कुछ पिछले साल कुछ कई बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टेस्ट में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलता है तो वहाँ पर जो है वो डाउन हो जाता है। ख़ास तौर पे हमारी बैटिंग लाइनअप पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाती है। इस वीडियो में जायज़ा लेते हैं सबसे पहले पिछले टेस्ट मुकाबले का, फिर एंड में जो है वो इसी तरीके से प्लेइंग 11 भी बना देंगे। सबसे पहले अगर पिछले टेस्ट मुकाबले की बात की जाए तो वहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो सिर्फ दोनों इनिंग के अंदर 45 रन ही जो है वो किए थे, जो कि सबसे एक समझता हूँ कि बिल्कुल लो थे 45 रन 2 इनिंग में करना। इसके अलावा इमाम उल हक वो वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने खाली 72 रन किए 2 इनिंग में। एक इनिंग में इन्होंने 62 और दूसरी इनिंग में 12 रन जो है वो इमाम उल हक ने वहाँ पर किए थे। ये भी जो है वो जो पहली इनिंग में 62 किए थे वो भी तकरीबन 200 गेंदों पर जो है वो जाकर इमाम उल हक ने 62 किए थे। लेकिन पिच के हिसाब से और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है कि इमाम उल हक ने 200 गेंदें खेल ली। तो भाई आपको मैं यहाँ पर बता दूँ तो बाकी बैट्समैनों ने क्या किया, आप इस पर भी जो है वो नज़र रखें। खाली इमाम उल हक पे ना बोलें कि यार इमाम उल हक इतनी गेंदें खेल कर चला गया। भाई इस तरीके से होना था, सारा जो मुआयना था इसका सब चीज़ें पिच के ऊपर जारी थी कि यार पिच सही नहीं है, पिच के मसले, ऐसी वजह से जो बैटिंग लड़खड़ा गई थी। लेकिन वो भी खेल कर गए। अब हमारी बारी भी यही सेकंड इनिंग में, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर हम 80 के ऊपर जो है वो आउट हो गए थे 89 पर। जस्ट हमारी आल टीम जो है पूरे तरीके से आउट हो गई थी। इसके अलावा कप्तान शान मसूद 2 इनिंग के अंदर जो है वो सिर्फ 32 रन कर पाए थे। हालांकि कप्तान है तो नया कप्तान बनाया गया था, काफ़ी प्रेशर भी था, लेकिन पहले टेस्ट में 2 इनिंग के अंदर खाली 32 रन शान मसूद कर पाए। इसके अलावा साबिक कप्तान बाबर आजम 35 रन जो है वो खाली किए थे 2 टेस्ट मुकाबलों में। यानी कि जो हमारा ऊपर टॉप ऑर्डर है वो पूरे तरीके से नाकाम गुजरा। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो वाहिद बैट्समैन है इमाम उल हक जिन्होंने खाली 72 रन किए 2 इनिंग में, बाकियों ने जो है वो 45 रन तक जो है वो जाकर पहुँचे हमारे बैट्समैन। इसके अलावा साउद शकील ने भी कोई लंबी इनिंग नहीं खेली, ना ही सरफराज अहमद को टेस्ट में मौका दिया गया था मोहम्मद रिजवान की जगह, वहाँ भी वो पूरे तरीके से फ्लॉप रहे, कोई भी जो है वो इनिंग ना खेल पाए। हालांकि ये प्लान था कि सरफराज को जो है वो टेस्ट खिलाया जाए और रिजवान को जो है बिठाया जाए, लेकिन रिजवान पूरे आपके जो सरफराज हैं वो फ्लॉप गए। अब अगले मुकाबले में यहाँ पर रिजवान का जो है मौका बनने वाला है। इसके अलावा सलमान अली आगा ने भी कोई जो है वो लंबी इनिंग नहीं खेली। अब इसके अलावा भाई और जो खेल रहे थे खुरम शहजाद, आपको पता है कि वो इंजरी का शिकार हो गए। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने भी जो है वो कोई खासी बॉलिंग नहीं की, कोई ग्रिप नहीं आ रही थी उनकी बॉलिंग लाइनअप पे पूरे तरीके से, वो भी फ्लॉप रहे। जो कि अभी T20 के कैप्टन भी बने हैं तो उनके लिए ये खबर बुरी है कि वो टेस्ट के अंदर कुछ भी जो है फिल वक्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप के बाद उनको जो है वो कहीं ना कहीं कम बैक करना है और अभी तक फिल वक्त शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो पूरे तरीके से कम बैक नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं आमिर जमाल ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी खुरम शहजाद के साथ मिलके, जो एक साथ स्पेल डाल रहे थे दोनों मिलके, बड़े जो वो कामयाब स्पेल डाले। हालांकि नए बॉलर हैं, डेब्यू करके अभी पहुंचे टीम के अंदर, तो काफ़ी जो है वो कदरे बेहतर जो है वो यहाँ पर बॉलिंग करके दिखाई थी 2 नए यंग लड़कों ने। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो ऊपर आपको दोबारा से अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कहीं ना कहीं अगर दूसरा टेस्ट मुकाबला चल रहा है तो फ्लॉप तो ऊपर इमाम उल हक और क्या बोलते हैं अपना अब्दुल्ला शफीक हो गए। तो यहाँ पर सैम अयूब को जो है वैसे मौका दे देना चाहिए मेलबर्न टेस्ट के अंदर अब्दुल्ला शफीक की जगह, लेकिन मुश्किल है कि उनको मौका दिया जाए। तीसरे टेस्ट में क्या पता जो है वो पाकिस्तान उनको मौका दे दे सैम अयूब को अपना जो है वो पहले ओपन करने का। अब्दुल्ला शफीक इमाम उल हक ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा शान मसूद फिर आएंगे कैप्टन, चौथे पर बाबर आजम, 5वें पर साउद शकील को फिर जो है वो एक मौका दिया जाएगा, 6ठे पर जो है वो सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को खिलाया जाएगा विकेट कीपर के तौर पर। सरफराज को मौका दिया गया था एक बड़ा ज़बरदस्त,
कि वो परफॉर्म करें और आगे भी जो मजीद खेलें, लेकिन सरफराज उस पर पूरा नहीं उतरे और अगले टेस्ट में मोहम्मद रिजवान जो दोबारा से बैक मारेंगे, सरफराज जो वो बेंच पर बैठेंगे। इसके अलावा सलमान अली आगा कोई भी जो है वो पूरे तरीके से ना लेंथी दिख रहा था दूर से ही कि यार सलमान अली आगा उस तरीके से जो वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग के अंदर हो चाहे वो बैटिंग के अंदर हो। हालांकि बॉलिंग इनके कदरे बेहतर हाथ में थी, लेकिन वहाँ पर कोई जो है वो अच्छी बॉलिंग नहीं की सलमान अली आगा ने, जिसके ऊपर जो हम तारीफ़ करें। इसके अलावा भाई साहब अबरार अहमद को मौका यहाँ पर दिया जा सकता है, जो कि बेहतरीन है फ़हीम अशरफ की जगह। अगर अबरार अहमद फिट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अबरार अहमद फ़हीम की जगह आ सकते हैं। अगर अबरार फिट नहीं होते तो नुमान अली को जो है वो खिला लिया जाएगा फ़हीम अशरफ की जगह। इसके अलावा भाई साहब आमिर जमाल खेलेंगे। हसन अली का जो है वो यहाँ पर नाम आ रहा है। आपको पता है कि खुरम शहजाद जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, उनसे लगातार जो है वो पिछले मुकाबले के अंदर जो पर टेस्ट था वहाँ पर लगातार जो है वो बॉलिंग करवाई गई, उनसे लगातार उनसे स्पेल डलवाया गया आमिर जमाल से मिलकर, क्योंकि शाहीन तो विकेट नहीं निकाल रहे, तो फिर इन्हीं पर जो वो जोर दिए गए। इसके चलते हुए उनको पेन हुआ एक साइड पर पसली पर, तो इसके चलते भाई साहब वो इंजर्ड हो चुके हैं और रूल्ड आउट हो चुके हैं। वो 1-2 दिन तक जो वो दोबारा पाकिस्तान पहुंचेंगे और उनकी जगह यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो पड़े हुए खुरम शहजाद की जगह। वैसे पहला ऑप्शन तो हसन अली का है कि हसन अली को मौका दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर का है, जो कि कम है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन हसन अली को जो बनाया जा सकता है प्लेइंग 11 का हिस्सा। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बॉलिंग की थी हसन अली ने, तो हो सकता है अपना मेलबर्न टेस्ट के अंदर हसन अली की भी जो वो टेस्ट में एक बार फिर से वापसी हो जाए। शाहीन शाह अफरीदी भी आपको जो वो खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। इस तरीके से जो वो 26 दिसंबर को मेलबर्न में जो पाकिस्तान का टेस्ट होना है, ये जो वो प्लेइंग 11 रहने वाली है। अगर देखा जाए तो हमारा टॉप ऑर्डर जब तक ऊपर काम नहीं कर पाता तो फिर नीचे आने वाले खिलाड़ी क्या काम करेंगे। शुरुआत के हमारे 4 बंदे ही हैं, शान मसूद, बाबर आजम, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। अगर यही आगे इनिंग को नहीं बढ़ाते तो फिर नीचे आने वाले लड़कों के ऊपर जो वो कहीं ना कहीं बड़ा प्रेशर बनता है। और इस तरीके से अगर आगे भी चलेंगे, जो 2 टेस्ट पड़े हुए तो उनमें भी जो है वो ऐसी शिकस्त जो वो दोबारा खानी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो टॉप ऑर्डर ऊपर ओपन, इसके अलावा मिडिल ऑर्डर, ये काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना दूसरा टेस्ट मैच भी भाई साहब हमें हाथों हाथ से जो वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से प्लेइंग 11 और ये जो है वो रहने वाली है पाकिस्तान का नया सिस्टम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने तमाम क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट आप तक घर बैठे पहुँचते रहें।